प्रायोरिटी जो हमने रखा था वो था टू सेव प्रेशियस ह्यूमन लाइव्स। तो हमने जहां भी 5 किलोमीटर से दूर कोस्ट लाइन से लोगों को एवैक्यूएट किया था और 36 आवर्स में हमने करीबन 9 लाख लोगों को एवैक्यूएट किया था। ये तो सबसे भारी एवैक्यूएशन ऑपरेशन कभी भी हमारे देश में ना हुआ था। ये सबसे पहले दफे हुआ है। ये आवाज है सन 2000 यानी पिछले 18 सालों से उड़ीसा के मुख्यमंत्री पद पर आसीन नवीन पटनायक की। भारतीय राजनीति में इस समय सिर्फ सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग अकेले राजनेता हैं जो नवीन पटनायक से अधिक समय तक इस पद पर बने रहे हैं। नवीन के बारे में मशहूर है कि वो शायद भारत के सबसे चुप रहने वाले राजनेता हैं, जिन्हें शायद ही किसी ने अपनी आवाज ऊंची कर बात करते सुना है। हाल ही में नवीन पटनायक की जीवनी लिखने वाले अंग्रेजी आउटलुक के संपादक रूबेन बैनर्जी बताते हैं, आप उससे मिलेंगे तो बहुत सॉफ्ट स्पोकन, कर्टियस, वेरी सिविल, थोड़ा बहुत बात करते हैं, डेकोरम मेंटेन करके चलता है, तो उसको आपको लगेगा नहीं वो पॉलिटिशियन है। बट ये भी सच है, ही इज अ टेरिफिक पॉलिटिशियन, रूथलेस पॉलिटिशियन, इतना रूथलेस, इतना पॉलिटिक्स उसको मालूम है। हार्डन पॉलिटिशियंस भी उसके साथ कुछ भी कर नहीं पा रहे। पहला 50 साल नवीन पटनायक तो पॉलिटिक्स में नहीं था। मेरे को लगता है वो बहुत शार्प श्रूड है। वो बीजू बाबू से मिला कि जीन्स में मिला, मेरे को पता नहीं। नवीन पटनायक को राजनीति विरासत में मिली थी। उनके पिता बीजू पटनायक न सिर्फ उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे, बल्कि जाने माने स्वतंत्रता सेनानी और पायलट भी थे। दूसरे विश्व युद्ध, इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम और 1947 में कश्मीर पर पाकिस्तानी आक्रमण के समय उनकी जबरदस्त भूमिका थी। बीजू पटनायक के जीवनीकार सुंदर गणेशन अपनी किताब द टॉल मैन में लिखते हैं, बीजू पटनायक ने दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे से श्रीनगर के लिए अपने डकोटा DC-3 विमान से कई उड़ानें भरी। 27 अक्टूबर 1947 को वो लेफ्टिनेंट कर्नल देवान रंजीत राय के नेतृत्व में 1 सिख रेजिमेंट के 17 सैनिकों को लेकर श्रीनगर पहुंचे। उन्होंने यह देखने के लिए कि हवाई पट्टी पर पाकिस्तानी सैनिकों का कब्जा तो नहीं हो गया है, 2 बार बहुत नीचे उड़ान भरी। प्रधानमंत्री नेहरू की तरफ से उन्हें साफ निर्देश थे कि अगर उन्हें ये लगे कि हवाई पट्टी पर पाकिस्तान का नियंत्रण हो गया है तो वो अपने विमान को वहां ना उतारें। बीजू पटनायक ने विमान को लगभग जमीन से कुछ मीटर ऊपर उड़ाते हुए देखा कि विमान पट्टी पर एक भी शख्स मौजूद नहीं था। उन्होंने अपने विमान को नीचे उतारा और वहां पहुंचे 17 भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी हमलावरों को खदेड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जब बीजू पटनायक का देहांत हुआ तो उनके ताबूत पर 3 देशों के झंडे लिपटे हुए थे, भारत, रूस और इंडोनेशिया। अपने पिता की मौत के बाद नवीन पटनायक ने जब उड़ीसा में अपना पहला भाषण दिया तो वो हिंदी में था, क्योंकि नवीन को उड़िया आती ही नहीं थी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ममता बनर्जी बांग्ला में बात किए बिना बंगाल के लोगों से वोट मांग सकती हैं? बीजू बाबू जब चले गए, नवीन आया। नवीन को तो उड़िया मालूम नहीं था, वो तो बाहर में ही रह रहा था उसी टाइम पे। 2000 में जब असेंबली इलेक्शन हो रहा था उड़ीसा, और नवीन पटनायक उसका बीजू जनता पार्टी को दल को लीड कर रहे थे एज द एस्पायरिंग चीफ मिनिस्टर, उसका एक एडवांटेज हुआ था। उड़िया उसी टाइम में भी बोल नहीं सकता था, बट लोगों ने उसको एम्ब्रेस कर लिया। क्यों ना, पॉलिटिकल क्लास जनरली उड़ीसा में इतना डिस्क्रेडिटेड था। द फैक्ट जे नवीन उड़िया बोल नहीं सकता था, लोगों के पास वो अच्छा लगा। बोले अरे ये तो और कोई दूसरा पॉलिटिशियन के जैसा नहीं है, ये तो अलग का आदमी जैसा है। तो वो उसका एडवांटेज में गया। वो उड़िया अभी भी नहीं बोल सकता है अच्छा से, ठीक से, बट उसका एक कनेक्ट लोगों के साथ एस्टेब्लिश कर लिया। वो बात करे ना करे, उड़िया में बात करे, इंग्लिश में बात करे, मेरे को लगता नहीं है अभी नवीन पटनायक को कोई फर्क पड़ता है। वो फ्रेंच में भी बात करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीजू पटनायक के रहते रहते नवीन पटनायक का राजनीति से कोई वास्ता नहीं था। वो दिल्ली में रहते थे और यहाँ के पार्टी सर्किट में उनकी अच्छी पहुंच हुआ करती थी। वो सोशलाइट थे, बीजू बाबू का लड़का थे, दिल्ली में रहते थे, डून स्कूल में पढ़ाई किया, संजय गांधी का क्लासमेट था। उसका आर्ट और कल्चर में सभी टाइम में उसका बहुत इंटरेस्ट रहा है। तो ओबेरॉय में साइकेडेली बोल के एक बुटीक चला रहे थे। नवीन ने मेरे को ही बताया दैट बीटल्स उसका कस्टमर क्लाइंट्स थे। इनके साथ जैकलिन केनेडी ओनेसिस का बहुत दोस्ती था। तो इनफैक्ट नवीन पटनायक 3 किताब लिखा है। वो कॉफी टेबल बुक्स है, वो लिखा नहीं, वो कलेक्शन है, फोटोज है ज़्यादा।
उसका घर में सब लोग आते थे, जाते थे, खाना खाते थे, पार्टी होता था, सब कुछ होता था। तो आइवरी मर्चेंट का जब डिसीवर फिल्म हुआ है तो साइयद जाफरी और पियरा ब्रॉसनन, तो नवीन पटनायक एक छोटा सा कैमियो रोल किया। मशहूर पत्रकार तवलीन सिंह ने अपनी बहुचर्चित किताब दरबार में 1975 की दिल्ली की राजनीतिक गतिविधियों का बहुत सजीव चित्रण खींचा है। तवलीन सिंह लिखती हैं कि किस तरह वो नवीन पटनायक के साथ एक पार्टी में गई थीं, जहां उनकी मुलाकात सोनिया गांधी से हुई थी। आपातकाल की घोषणा के कुछ दिन बाद मार्टिन सिंह ने मुझे और नवीन पटनायक को खाने पर बुलाया। हम दोनों अपने ड्रिंक्स लेकर उनकी बैठक के एक कोने में बैठे हुए थे। अचानक हमने देखा कि सामने के दरवाजे से राजीव गांधी और सोनिया गांधी अंदर आ रहे हैं। राजीव ने सफेद रंग का कलफ लगा कुर्ता पायजामा पहन रखा था, जबकि सोनिया ने एक सफेद ड्रेस पहन रखी थी जो उनके टखनों तक आ रही थी। नवीन ने मुझसे कहा कि वो उन दोनों के पास नहीं जाएंगे क्योंकि शायद उन्हें मुझसे मिलना अटपटा लगे, क्योंकि कुछ ही दिन पहले राजीव की मां इंदिरा गांधी ने मेरे पिता बीजू पटनायक को जेल में डाल दिया था। तभी मार्तंड की भाभी नीना हमारे पास आकर बोली कि सोनिया गांधी पूछ रही हैं कि कोने में नवीन पटनायक तो नहीं खड़े हैं। हम दोनों ने सोचा कि अब चूंकि हमें पहचान ही लिया गया है तो क्यों ना उनके पास चलकर उन्हें हेलो कह दिया जाए। जब हम उनके पास पहुंचे तो नवीन ने सोनिया की सफेद फ्रॉक की तारीफ करते हुए कहा, क्या इसे आपने वैलेंटिनो से खरीदा है? सोनिया ने कहा, नहीं, इसे खान मार्केट में मेरे दर्जी ने सिला है। मुख्यमंत्री बनने के बाद नवीन पटनायक ने उड़ीसा की राजनीति पर अपनी पकड़ तब मजबूत की जब उन्होंने पार्टी के नंबर 2 बिजॉय महापात्रा का टिकट काट दिया। बिजॉय महापात्रा वाज वन ऑफ द टॉलेस्ट रीजनल लीडर्स। वो बीजू बाबू का मंत्री थे, इरिगेशन मिनिस्टर था, नंबर 2 माना जाता था। और बिजॉय का एक था लाइक वो पॉपुलर लीडर नहीं था बट वो बैकरूम लीडर था, लाइक उसको एमएलए ये वो सब मालूम था। भुवनेश्वर में एक मीटिंग बुलाया गया, बीजू जनता दल नवीन पटनायक ये लोग मिलकर एक मीटिंग बुलाया और वही लास्ट डे था नॉमिनेशन फाइलिंग के लिए। बिजय महापात्रा तो 15 दिन पहले नॉमिनेशन फाइल कर चुका है, जीत रहा है, उसको तो कोई टेंशन नहीं है। तो मीटिंग बुलाया तो बिजय महापात्रा भी वो मीटिंग में गया और मीटिंग चलता रहा 2 बजे तक। मैसेज आना लगा उसका कॉन्स्टिट्यूंसी से, उसके विजय महापात्रा का आदमी ने फ़ोन करने लगा जी आपका तो नॉमिनेशन कैंसिल हो गया। बोले किसे, क्या? नवीन ने क्या किया तो पहले दिन रात में और एक आध बंदा को भेज दिया पाटकुरा, 2 पेपर दिया, एक विजय महापात्रा का नॉमिनेशन कैंसिल का पेपर दिया और एक नया नॉमिनेशन के लिए ये आदमी का नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। तो 2-2:30 बजे विजय महापात्रा को पास खबर आया जो उसका कॉन्स्टिट्यूंसी में उसका नॉमिनेशन कैंसिल हो गया और एक आदमी को कैंडिडेट बना दिया गया। तो अभी 3:30-4 बजे नॉमिनेशन ख़त्म हो जाता है, तो वो तो पाटकुरा भुवनेश्वर से 2-3 घंटा का डिस्टेंस है, तो वो जा नहीं पाएगा, कॉन्टेस्ट ही नहीं कर पाया। तो ये तो पहला एग्जाम्पल था नवीन का रूथनेस, श्रूड पॉलिटिकल ऑपरेशन का। मैं पहले से बोलता रहा हूँ जो हुआ विजय महापात्रा के साथ ये बैकस्टैबिंग है, ये तो इमोरल है। बिजॉय महापात्रा ही नहीं, उन्होंने अपने बहुत नजदीकी आईएएस ऑफिसर प्यारी मोहन महापात्रा से जिस तरह किनारा किया उससे भी सब लोग हतप्रभ रह गए। प्यारी बाबू वॉज अ वेरी एफिशिएंट आईएएस ऑफिसर, तो उसको जान पहचान था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वो एडवाइस करना शुरू किया। पहले 7-8 साल सबको पता चला जी इधर में तो स्टेट तो नवीन नहीं चलाता है, वो तो खाली मुखौटा है, सुपर चीफ मिनिस्टर तो प्यारी बाबू है। और नवीन भी ऐसा ही इंप्रेशन क्रिएट करके रखा जी ठीक है मैं कुछ जानता नहीं हूँ, मैं इनोसेंट हूँ, मेरे को कुछ भी पता नहीं है, यही चला रहा है। इंप्रेशन क्रिएट हो गया जी प्यारी इज यूजिंग नवीन। मगर अभी आप सोचोगे तो हाइंडसाइट में देखोगे नो, इट वाज नवीन हु वाज यूजिंग प्यारी। प्यारी बाबू का भी बहुत एम्बिशन था, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस था। प्यारी बाबू अभी चले गए, अभी जिंदा नहीं है, बट प्यारी बाबू से मैं मिला था ये सब होने के बाद। तो प्यारी बाबू बोला जब प्रॉब्लम शुरू हुआ 2009-2010 में आए, शायद दिल्ली आए थे नवीन, तो गीता मेहता भी था, प्यारी बाबू को इनवाइट किए थे डिनर में। तो नवीन का तबीयत ठीक नहीं चल रहा, तो गीता मेहता इज़ वेरी कॉन्सर्न अबाउट नवीन एज अ एल्डर सिस्टर। तो गीता मेहता वो डिनर पे प्यारी बाबू को बोला, नवीन भी था उधर, जे इनका तो इतना प्रेशर आ रहा है, आप क्यों नहीं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाओ। नवीन कुछ बोला नहीं, बट प्यारी बाबू मेरे को बोला जे ये तो उसको पसंद नहीं आया होगा, मेरा अपना सिस्टर ऐसा सोचता है तो 4.5 करोड़ उड़िया भी ऐसा सोच सकेगा, तो उसके लिए तो ये थ्रेट है। तो उसके बाद रिलेशनशिप डिटोरेट होने लगा। जब नवीन पटनायक उड़ीसा आए तो वहां उनके सिर्फ 2 करीबी मित्र थे, एयू सिंह देव और जय पंडा। लेकिन इन दोनों के साथ भी उनकी दोस्ती अधिक दिनों तक नहीं चली और उन्हें भी पार्टी से जाना पड़ा। जय पंडा बताते हैं, वो पहले से ही थोड़ा इंट्रोवर्ट थे, ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन प्राइवेटली जब हम डिनर पे बैठे 2-4 दोस्तों के साथ तो वो बहुत अच्छी तरह से बात करते थे और
इंट्रोवर्ट नहीं थे, इतना शाय नहीं थे प्राइवेट में। वो जब पॉलिटिक्स में शामिल हो गए 1997 से 2013-14 तक वो एक अलग किस्म के पॉलिटिक्स किए थे और 2014 से कोई एक अलग किस्म का हो गया। पहले 10-12 साल वो जिस तरह के पॉलिटिक्स कर रहे थे, आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिम। वो बिल्कुल प्रिंसिपल्स पर पॉलिटिक्स करते थे, वो टिपिकल पॉलिटिक्स को डिफाई करते थे, वो बिल्कुल भ्रष्टाचार के विरोध बहुत सख्त कदम उठाए थे, जो कि हम बहुत लोग सोच रहे थे कि ये पॉलिटिकली सस्टेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो प्रिंसिपल्स पर कर रहे थे। लेकिन दूसरा टर्म खत्म होने के बाद तीसरा टर्म में से कुछ थोड़ा परिवर्तन होना लगा। मेरे ख्याल में कोई नए लोग आके उनको घेर गए और ये चौथा टर्म जब से शुरू हुआ, मेरे ख्याल में ये एक उनका थोड़ा वो हैंड्स ऑफ बिल्कुल हो गए हैं। मैंने जय पंडा से पूछा कि आप शायद नवीन पटनायक के सबसे करीबी दोस्त थे, क्या वजह थी कि आप दोनों के बीच दूरी बढ़ती चली गई? शुरू से कई लोग कोशिश करते रहते थे गलत फहमी मेरे बारे में उनके मन में लाने के लिए, लेकिन हम उसके बारे बात करते थे और हंसते थे। हम नॉर्मली हफ्ते को 3-4 बार डिनर पे मिलते थे, नवीन बाबू और मैं। लेकिन जब 2014 के बाद, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई नए कोटरी उनके बन गए, नए आदमी आके उनको घेर गए, जब मेरे खिलाफ ऐसे फॉल्स प्रोपेगेंडा करने लगे, मैं देखा कि मैं जब जाके उनसे बात करना लगा, जो पहले से जैसे हम उसको बिल्कुल क्लैरिटी से उसको हंस के उड़ा देते थे, वो नहीं हो रहा था। और मैं 3-4-5 बार बैठ के कोशिश किया उनको बताने के लिए कि ये सब गलत है। ये मेरे खिलाफ जो बोला जा रहा था कि मैं एम्बिशियस हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ ग्रैब करने के लिए पावर, ये गलत है। लेकिन पहले जैसे मेरे ख्याल में वो उसको इतना ग्रहण नहीं किए। अस्का लोकसभा क्षेत्र से उपचुनाव लड़े नवीन पटनायक अपनी छवि को लेकर बहुत संवेदनशील रहे हैं। वो नहीं चाहते थे कि लोगों को ये पता लगे कि वो चेन स्मोकर हैं और अपने चुनाव प्रचार के दौरान ओबरॉय के एक 5 सितारा होटल में ठहरे हुए हैं। उनके एक और दोस्त मशहूर पत्रकार वीर सांघवी ने हिंदुस्तान टाइम्स में उनके बारे में लिखा था। पप्पू को सांसारिक चीजों से कोई मोह नहीं था। वो सही पते पर रहते थे। उनके 2 नौकर, कार और एक ड्राइवर हुआ करता था। क्योंकि उन्हें कार चलानी नहीं आती थी, वो कभी भी नामी रेस्तरां में खाना नहीं खाते थे। उनके घर आने वाले मेहमान, चाहे वो कितने ही बड़े क्यों न हों, उनके रसोइये मनोज का ही बना खाना खाते थे। एक बार जब वो थोड़ा नशे में थे, मैंने उनसे पूछा कि आपकी सादगी की वजह क्या है। उनका जवाब था, मैंने दूसरों के घरों में दुनिया की सबसे खूबसूरत चीजें देखी हैं। सुंदरता को पसंद करने के लिए ये जरूरी नहीं कि आप उसके मालिक हों, आपको उन्हें सराहना आना चाहिए। इतने साल सत्ता में रहने के बाद क्या 2019 के चुनाव में भी नवीन पटनायक का जादू चल पाएगा? वो लोग 2000 साल में आया था जे एस्टेब्लिशमेंट को हटाएंगे बोल के। अभी 18 साल बाद वो लोग बीजेडी एस्टेब्लिशमेंट हो गया। उड़ीसा में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है। उड़ीसा रिच स्टेट हो गया, वो भी नहीं है। थोड़ा बहुत काम हुआ है। पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम में अच्छे काम किया है ये लोग। 75 लाख पीपल हैव बीन पुल्ड आउट ऑफ द पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लाइन, विच इज ह्यूज। नवीन पटनायक उड़ीसा का पॉलिटिकल डिस्कोर्स में एक सिविलिटी लेके आया। उसका इमेज अच्छा है और शायद ही इज वेरी ऑनेस्ट, बट अदरवाइज जनरली स्टेट प्रोग्रेस किया नो। बट उसका और एक एडवांटेज है, ही कैन बी क्रिटिसाइज्ड फॉर दैट, ही हैज स्क्वांडर्ड पब्लिक मनी, बट वो स्कीम बहुत चलाता है। 1 रुपया में चावल, फ्री बाईसाइकिल, आप जो भी सामान मांगोगे वो फ्री में मिल जाएगा आपको। ये नवीन पटनायक भी शुरू कर दिया आहार मिल। मैं उधर में जाके खाया हूँ एक आहार कैंटीन में, अच्छा खाना है। 5 रुपया में आपको चावल डालमा मिलता है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। आप बोलोगे ये पैसा बर्बाद हो रहा है, कोई तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट लोगों तो खुश है। एक जमाने में कम से कम उड़ीसा की राजनीति में नवीन पटनायक का कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, लेकिन अब केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उनके एक प्रतिद्वंदी के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। कितने कारगर होंगे वो? नवीन पटनायक का इमेज, जो क्रेडिबिलिटी, वो मैच करना डिफिकल्ट है। बट धर्मेंद्र प्रधान का ये एडवांटेज है, आफ्टर बीजू पटनायक आई थिंक ही इज द सेकेंड मोस्ट सक्सेसफुल सेंट्रल लेवल मिनिस्टर फ्रॉम उड़ीसा। और अभी नवीन का एंटी इनकम्बेंसी भी है, और जितना दिन जा रहा है तो आई थिंक ही इज गेटिंग ओल्ड, ही इज नॉट गेटिंग यंगर। तो थोड़ा थोड़ा तो कंट्रोल भी लगता है, लाइक उतना ज़्यादा पकड़ नहीं है। तो मेरे को लगता है किधर ना किधर ये गवर्नमेंट आइदर एरोगेंट हो गया और दे हैव बिकम इंडिफरेंट।